नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में संकल्प पत्र के वादे पूरे करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। योगी सरकार ने 6,15,000 करोड़ का जो बजट है वो पेश किया है। आपको बता दें, दरअसल योगी 2.0 सरकार ने अपने पहले बजट में संकल्प पत्र की 97 घोषणाओं को शामिल किया है। इन्हें अमली जामा पहनाने के लिए लगभग 55,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। वहीं सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र और किसानों की बेहतरी के साथ साथ विकास को रफ्तार देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बता दें कि बजट समग्र विकास पर जोर देते हुए सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का भी ध्यान रखा गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नजरिए से सड़क नेटवर्क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को रफ्तार देने की मंशा जताते हुए धनराशि का प्रावधान किया गया है। जहां बजट पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। बता दें कि अखिलेश यादव ने बजट को बंटवारे का करार दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा ये बंटवारा है, बजट नहीं है। विधानसभा में पेश बजट को उन्होंने आंकड़ों का मकड़ जाल करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार के इस छठे बजट में सब कुछ घटा है। दो 2017-18 से 2021-2022 का कार्यकाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में सफलताओं और प्रदेश के दीर्घकालिक व सतत विकास की नीतियों के प्रतिपादन और निष्पादन का रहा है। हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया। माफियाओं, गुंडों और दंगाइयों के आतंक से जन सामान्य को राहत दिलाई। प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया गया। आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को शासन, प्रशासन और सामान्य जन के मध्य बढ़ावा दिया गया। अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया गया। चिकित्सा सुविधाओं, विशेषकर कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की चुनौती से निपटने और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम और इलाज के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कीर्तिमान स्थापित किए गए। माननीय, ये सबके समक्ष है कि पिछले 2 वर्षों में पूरे विश्व और देश के साथ उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी का, जिसके समक्ष विश्व की बड़ी शक्तियां कहे जाने वाले देश बेबस और लाचार नजर आए, की विभीषिका को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में बड़ी सूझबूझ और धैर्य के साथ सामना किया। प्रशासन तंत्र और हमारे देशव्यापी व प्रदेशवासी इस चुनौतीपूर्ण समय में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। ऐसी परिस्थितियों में यही नेतृत्व की परीक्षा होती है। ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अद्भुत नेतृत्व प्रदान किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। मैं इन दोनों उत्तम नेताओं को ये पंक्तियां समर्पित करता हूँ। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल माननीय हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण को मोचन कराया गया। गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 17-18 से 2021-22 तक के सापेक्ष 16 मई 2022 तक 1,72,745 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया, जो एक कीर्तिमान है। इसमें पूर्व वर्षों की 10,662 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल है। ये धनराशि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य हुए गन्ना मूल्य भुगतान से 77,500 करोड़ रुपए अधिक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.55 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। हमने इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन कराया, जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के
निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों से 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 3 जून को इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। कोविड कालखंड में औद्योगिक निवेश की गति को बनाए रखने हेतु विशेष हेल्प डेस्क संचालित किया गया। राज्य सरकार एक्सप्रेसवे, जल मार्ग, हवाई अड्डों तथा अन्य मल्टी मॉडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, ड्रग पार्क, धनवंतरी हेल्थ पार्क, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, IIT, GNL ग्रेटर नोएडा, फिल्म सिटी की स्थापना, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, प्लास्टिक सिटी, गारमेंट पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, अपैरल पार्क, टॉय पार्क, हस्तशिल्प पार्क, प्लेटेड फैक्ट्रियां आदि के संबंध में द्रुत गति से कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारंपरिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित एक जनपद एक उत्पाद के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इस दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश स्तर पर अंतर जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी संचालित किए जाने के उपरांत भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा माह मई 2020 से लागू है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कार्ड धारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। मई 2020 से मार्च 2022 तक अन्य राज्यों के 37,971 राशन कार्ड धारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 8,99,798 कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय एवं पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ आयोडाइज नमक, साबुन, चना एवं खाद्य तेल दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक निःशुल्क वितरित कराया गया, जिस पर लगभग 4,801 करोड़ रुपया का व्यय हुआ। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। ये देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है, जिसका विस्तार अप्रैल 2022 से जून 2022 तक कर दिया गया है। प्रदेश के 15 करोड़ निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त अनाज तथा 3 करोड़ मजदूरों को मार्च 2022 तक 500 रुपए प्रतिमाह का भत्ता और 98 लाख नागरिकों को 1,000 रुपए प्रतिमाह का भत्ता दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 42,50,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,61,00,000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,41,00,000 मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए गए। एंटी भू माफिया अभियान के अंतर्गत 64,398 हेक्टेयर की भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। 2,471 आक्रमणकर्ताओं को भू माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में 186 भू माफिया जेल में निरुद्ध हैं तथा 42 महंगाई बढ़ रही है। जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत,
डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार है। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन जमीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। और फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में या गरीब की मदद के लिए योजनाएं चलानी चाहिए थी, वो सरकार नहीं चला पा रही है। और इसी बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ राजीव सिंह हैं, खास मेहमान है। आपका स्वागत है राजीव सिंह जी। हमारे साथ नितिन दीक्षित जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। नितिन और राजीव दीक्षित जी दोनों ही इस पर चर्चा करेंगे। सीधा रुख करते हैं राजीव दीक्षित, जो राजीव सिंह हैं उनका सीधा रुख कर लेते हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट है। राजीव जी, कैसा लगा बजट आपको ये? देखिए, अगर हम ये बजट को देखें हाँ। गौर से, तो इसमें सारे मतलब हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। ये हम आगे बात करें उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सरकार कोई भी हो, देखिए वो देश की, वो राज्य की, हमेशा वो हित चाहते हैं। तो हम ये तो डाउट नहीं कर सकते कि हाँ, सरकार जो भी है वो बेहतरी चाहती है, चाहे जनता की हो चाहे राज्य की, वो बेहतरी चाहती है। बात आती है बजट भी, तो जो योगी का 2.0 सरकार है, जो ये दूसरा टर्म है उसका, ये पहला बजट है। तो अगर हम इस बजट को देखें तो इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो प्रो डेवलपमेंट है। तो सरकार चाह रही है कि इसको हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना के जाए जहाँ पे ग्रोथ के ऑप्शंस ज़्यादा मिले, और हर कोई भी बजट हो, हर बजट के 3-4 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। वो रोजगार सृजन हो गया, वो शिक्षा हो गया, वो चिकित्सा हो गया, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो इनमें भी ये सारी चीज़ें फिर हैं, और ये बजट हम इसको ये कह सकते हैं ये प्रो डेवलपमेंट के लिए ये बजट ये पेश किया गया। नहीं, योगी सरकार कह रही कि हमने 5 साल का विजन अभी से ही तय कर लिया है। लगता है आपको कि हर क्षेत्र में इससे काम होगा, हर एक को छूने की कोशिश है, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। क्या कुछ योगदान हो सकता है इस बजट से, अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए? देखिए, सरकार के पास चुनौतियां बहुत सारी है। अभी महामारी से हम लोग बाहर निकले ही हैं, और तभी जैसे हम महामारी से बाहर निकले, अब पूरे देश, दुनिया, चारों तरफ देखिए महंगाई अपने चरम पे है, कई साल के रिकॉर्ड स्तर पे है। तो यहाँ पे सरकार के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि इनको सामना करना होगा। और सरकार देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है कि ये इतना बड़ा बजट पेश करने जा रही है और राजकोषीय घाटा को भी वो कंट्रोल में रखेगी। नहीं, कह रहे हैं कि 6,15,000 करोड़ एक बड़ी धनराशि है, अभी तक का सबसे बड़ा बजट है यूपी का। तो इससे हर तबके को छूने का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो घेरने की कोशिश कर रहा है। तो माना जाए आपके लिहाज से ये अच्छा बजट है? देखिए, जैसे हमने कहा कि ये प्रो डेवलपमेंट का बजट हम इसको कह सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारे फ्रीवीज का प्रावधान नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर फ्रीवीज करेंगे, देखिए एक चीज़ है, आप एक ही चीज़ को दो नज़रिए से देख सकते हैं। गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन है। हमारे गवर्नमेंट के पास फिश है, वो सबको या तो हाथ में फिश पकड़ा दे या लोगों को फिशिंग सिखा दे। तो हमको क्या चाहिए, हमें वो देखना होगा। तो अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ्रीबीज की तरफ जाएगी तो क्या होगा कि देखिए, डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट उसमें आना शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए, और गवर्नमेंट देखिए एक तरफ ये भी कह रही है कि ये सारे हम पैसे लाएंगे भी, और राजकोषीय घाटा जो 4% के नीचे वो रखने का दावा कर रहे हैं कि इसके नीचे रहेगा। और अगर हम देश का देखें, अगर हम देश का राजकोषीय घाटा देखें, जिसको हम FRBM बोलते हैं, वो 6% से ऊपर है। और अगर ये दावे सही निकलते हैं, 4% से नीचे होते जो कि 3.9% का है, ये बहुत ही एक सराहनीय गवर्नमेंट का एक ये होगा। बिल्कुल नहीं, राजकोषीय घाटे का आप जिक्र कर रहे हैं, जरा दर्शकों को सरल भाषा में समझाइए, क्या है राजकोषीय घाटा?
क्या प्रभाव पड़ता है इसका? देखिए, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं से उसकी कमाई होती है। जो गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ से ज्यादा का जो खर्च करने जा रही है, उसको ये पैसे भी तो चाहिए। ये पैसे उसके पास कहीं ना कहीं से आने हैं, तो उसके पास माध्यम क्या होते हैं? टैक्सेस होते हैं, या फिर और भी उनके पास जो माध्यम है वहां से पैसे आते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि जो हमारी इनकम होगी और जो एक्सपेंसेज होगा, मतलब हम उसमें जो घाटा होगा वो 3.9% से ज्यादा नहीं होगा। जबकि हम अगर ये देश के स्तर पे देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये 6% से ज्यादा का है। तो सरकार का कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान है कि सरकार कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ ज्यादा ध्यान देगी, और वहां से कैपिटल एक्सपेंडिचर से रोजगार का सृजन ज्यादा होता है। तो अगर लोगों को रोजगार का सृजन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली लोगों के पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, और वहां से ग्रोथ मिलेगा, राज्य को ग्रोथ मिलेगा। और जो राज्य सरकार है उसका ये भी एक टारगेट है, मतलब उनका एक भी लक्ष्य है कि हम यूपी में हम $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी इसको बना देंगे। इसके मुकाबले भारत सरकार कहती है कि हम 5 ट्रिलियन का बनाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि हम पूरे देश में जो हमारी हिस्सेदारी होगी इकोनॉमी में, वो हम कम से कम 20% की हिस्सेदारी रखेंगे। बड़ी बात है अपने आप में कहीं ना कहीं। नितिन दीक्षित है हमारे साथ, संवाददाता है। नितिन, आज आपने फील्ड में जाकर के लोगों से बात की, बजट के दौरान लोगों में कितनी खुशी देखी गई या मायूस नजर आए लोग? क्योंकि महिलाओं, युवक और बात की जाए किसानों की, तो उनके लिहाज से बजट बहुत अच्छा बताया जा रहा है। तो बिल्कुल बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2022-23 का जो वित्तीय बजट जो है वो आज 6,15,000 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं, जैसे अभी हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव जी बैठे, इन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो बजट है उसकी वित्तीय जो भरपाई है वो भी करना भी पड़ेगा। लेकिन अगर लोगों की खुशी की बात की जाए, या जो लोग हैं या गृहिणियां हैं अगर उनकी बात की जाए, तो उनके अंदर भी इस बात को लेकर खुशी भी है। और इस बात की जो बजट आया है वो कहीं ना कहीं जो है आगे का जो विकास का जो रथ है उत्तर प्रदेश का, उसको बढ़ाने का भी काम करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले जैसे सिलेंडर के दाम में जो 200 रुपए की कमी हुई, पेट्रोल के दाम, तो उसको लेकर भी लोगों के अंदर खुशी है। क्योंकि जो अभी जो 2.0 का जो बजट जो पास किया गया है, तो इसको लेकर जो आम जनता है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है इस बात को लेकर खुशी का माहौल भी बना हुआ है। ठीक है, जो किसान हैं वो कितने खुश नजर आ रहे हैं, उनका जिक्र किया जा रहा है। उनके लिए बहुत सारी चीज़ों की बात की गई है कि जो उनके बिजली जो है वो आधी ली जाएगी, जो उनके प्राइवेट पंप्स लगे हुए हैं। बात की कर ली जाए जो सिलेंडर्स दिए गए हैं उसमें 2 सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। और अगर जिक्र कर लिया जाए जो छात्राएं हैं उनके लिए टैबलेट्स की व्यवस्था की गई है, और ऐसे में हर एक को छूने की कोशिश की गई है। ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सबसे बड़ा बजट कह रहे हैं 6,15,000 करोड़ का बजट। लोगों को जो आस थी क्या पूरी होती हुई नजर आ रही? क्योंकि जिस तरीके से संकल्प पत्र में 130 बातों का जिक्र किया था, 97 को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कहना है सरकार का। देखिए, जो संकल्प पत्र की अगर बात करी जाए तो संकल्प पत्र में जो चीजें जो अभी तक जो बात हो रही थी कि 97% जो चीजें पूरी हो गई, लेकिन अगर पिछली सरकारों की बात करी जाए तो जो संकल्प पत्र जो अपना जो चुनावी मुद्दों को लेकर जो सरकारें जो है अपना संकल्प पत्र जारी करती हैं उसमें लेकिन वो पूरी खरी नहीं उतरती। लेकिन अगर जो बजट सत्र चल रहा है इसमें अगर विधानसभा में ये बात बोली जा रही है कि 97% जो है हमने अपनी जो संकल्प पत्र दिया था उसमें हमने 97% पूरा किया है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की एक बड़ी जो है कामयाबी बताई जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये कहा जा रहा है कि जो लैपटॉप है या लैपटॉप के साथ साथ जो अन्य चीजें जो छात्र छात्राओं को ये तो चुनाव के बाद ही लोगों को वितरित की जा रही थी और उससे पहले भी बांटी गई थी। अब ये जरूर हो सकता है कि अब इनमें तेजी लाई जाए और इसको जल्दी से जल्दी जो जितना भी इन्होंने टारगेट किया था कि इतने छात्रों को उत्तर प्रदेश के लैपटॉप और अन्य टैबलेट जो बांटे जाएंगे उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया है, ताकि जो छात्र हैं जिनको रोजगार पिछली सरकार में नहीं मिल पाया था, जो नाराज थे योगी की सरकार को लेकर, उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर जो छात्र नाराज थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो पिछली बार जो है जो लोग ये सोच रहे थे
कि जो हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएं थी उनको जो है नकल विहीन कराने के लिए जो योगी ने कदम उठाया था, तो कहीं ना कहीं उससे भी छात्र नाराज थे। लेकिन जब लैपटॉप और अन्य जो टैबलेट बांटे गए हैं तो उससे कहीं ना कहीं छात्राओं के मन में योगी सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज आई थी कि चलिए ठीक है आगे देखा जाएगा। लेकिन अब जो है जो संकल्प पत्र है उनको भी पूरा जल्दी से जल्दी अगर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको और ज्यादा राहत मिलेगी। ठीक है, राजीव सिंह है हमारे साथ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव सिंह जी, ये जो धन की बात हो रही है कि इतना पैसा हम खर्च करेंगे बजट में, तो कहीं ना कहीं बात की जा रही थी अखिलेश यादव की तरफ से कि ये जो बजट केंद्र ने फाइनलाइज किया था, केंद्र ने जो बजट पेश किया था उसमें एडिशनल है, मतलब कुछ जो योजनाएं हैं उसकी उसी में ही सेट है, मतलब जो पैसा केंद्र दे रहा है उसी को दोबारा फिर से इन्होंने बोल दिया है, यानी ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। देखिए, हाँ, क्या है कि ये बजट जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बजट के लिए तो पैसा चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार डबल इंजन की है, ये सबको हमको पता है। एक चीज और है कि अभी रिसेंट में ही वित्त आयोग ने एक सिफारिश करी थी जिसके वजह से यूपी गवर्नमेंट को इनके साइज या और भी ज्योग्राफिकल चीज़ों के वजह से इनको कुछ अभी रेवेन्यू शेयरिंग कम हो जाएगा। तो रेवेन्यू शेयरिंग कम होगा तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से इन सब चीज़ों को मदद करती है, क्योंकि देखिए दोनों जगह एक ही सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, तो पैसे का अभाव तो होना नहीं चाहिए ये हमारे हिसाब से। तो इसलिए जो है कि गवर्नमेंट, हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि हमें ये पैसे भी मिलेंगे और जो हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य जो उन्होंने राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके अंदर रहेंगे। लेकिन ये देखने वाली चीज़ है, ये कहना आसान है लेकिन है ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अब इसमें जैसे देखिए नितिन बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे, लैपटॉप और टैबलेट की बात कर रहे थे, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है क्योंकि आजकल का ज़माना डिजिटल हो गया है। और हमारे बजट में ये भी प्रावधान है कि अगले 5 साल में 40,000 करोड़ एक आईटी उद्योग पे खर्च किया जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हमें देखिए एक चीज़ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सरकार के लिए, सरकार जो शिक्षा और चिकित्सा जो उपलब्ध कराती है तो क्वालिटी शिक्षा सबके लिए अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि एक वर्ग जो है वो उनके लिए क्वालिटी शिक्षा अवेलेबल है और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जिनको हम जो गरीब लोग हैं या गरीबी रेखा के नीचे से लोग हैं, उनके लिए क्या है कि उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल में जाना ही उनके लिए वो जाना ही है और दूसरा कोई उनके पास उपाय नहीं है, ऑप्शन नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल के हालात क्या है वहाँ पे एजुकेशन के, वो हमको आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो हालात ऐसे, तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर हमें जो आने वाला जो भविष्य, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि हमारे वो भविष्य है, आने वाले भविष्य है, तो अगर हम बच्चों का भविष्य अगर हमें सुधारना है तो हमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान देना होगा। देखिए इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। चाइना में कुछ साल पहले, मतलब बहुत नहीं, तकरीबन 2 साल पहले चाइना गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने एजुकेशन के ऊपर एक पॉलिसी लेके आए और उन्होंने बोल दिया कि एजुकेशन आपका प्रॉफिट का बिजनेस नहीं हो सकता है। मतलब आपको एजुकेशन से आप पैसा या फिर जो भी स्कूल कॉलेज जो भी आप चलाते हैं उससे आप पैसा नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से, हालांकि ये राज्य सरकार का बजट है, ये कहीं ना कहीं हमको इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है कि क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी जो चिकित्सा है ये सबके लिए अवेलेबल है, क्योंकि हर एक आदमी का जान इम्पॉर्टेंट है और हर एक आदमी के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। हमें ये नहीं पता कि आज जो बच्चा पढ़ाई से बहुत दूर है वो आगे चल के देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, अगर उसके हम क्या बोलते हैं, अगर उसको पढ़ाया लिखाया जाए, जो चीजें उसके अगर आगे आए तो। बिल्कुल, नितिन हमारे साथ उनका रुख कर लेते हैं। नितिन, लोगों के बीच में आप गए, बजट के लिए बात की होगी आपने, क्या देखते हैं पिछले बार का जो बजट था और इस बार का जो बजट है, तुलनात्मक अध्ययन क्या लगा? क्योंकि योगी 2.0 यानी दोबारा सरकार बनी है यूपी में, बड़ा राज्य है, जनसंख्या के आधार पे लगभग 25 करोड़ के आसपास पहुंच गई है और ऐसे में सब तक लाभ पहुंचाना इस बजट के जरिए कितना मुश्किल देख रहे हैं या वाकई में होता दिख रहा है?
देखिए ओम, एक बात सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बताएं कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में यहाँ पर कई बाजारें ऐसी हैं, कई मार्केट ऐसी हैं जो बड़ी बाजारों में गिनती आती है। उत्तर प्रदेश में उन बाजारों का नाम है। तो जब उन व्यापारियों के पास जब पहुंचे, जब इस बात को लेकर उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि ये बजट जो है ये वाकई में एक अच्छा बजट है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि बजट तो हर बार आते हैं, लेकिन अब बजट में कितना ज्यादा अमल होता है और जो विभाग है वो कितना ज्यादा किस विभाग के ऊपर खर्च करते हैं, सबसे बड़ी बात ये हो, क्योंकि यहाँ तो अधिकारी ऐसे हैं कि सबसे बड़ी बात ये कि उनका कहना, सारे व्यापारी जितने उनका कहना, व्यापारी वर्ग का यही कहना है कि अभी तक तो चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ नॉर्मल बजट ही आता था, लेकिन एक अब इसमें और चीज जुड़ गई है, कानपुर मेट्रो। जैसे आज कानपुर मेट्रो या उत्तर प्रदेश मेट्रो के लिए जो लखनऊ मेट्रो चल रही, हाँ, तो मेट्रो का एक अलग बजट आया है, तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी उत्साह है। और कानपुर में मेट्रो इस समय बन रही है, तो कहीं ना कहीं उस मेट्रो को लेकर कानपुर वासियों में उत्साह है, क्योंकि इनको काम जो है वो जल्दी से जल्दी कानपुर के मेट्रो का करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि महिला सुरक्षा के लिए अलग बजट आया है कि महिला सुरक्षा है, और जो यहाँ पे जो नागरिक है, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अलग बजट आया। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में इन सुरक्षा बजटों को लेकर और महिलाओं में महिला सुरक्षा के बजट को लेकर भी जो है एक अच्छा खासा उत्साह भी है। जैसे महिला हेल्प डेस्क बननी है, कई थाने ऐसे उत्तर प्रदेश के जहाँ महिला हेल्प डेस्क कभी शायद नहीं बनी है। तो इन सब चीजों को लेकर जो है जो बजट अभी आया है, इनमें महिलाओं में एक अनेक खुशी तो है ही, लेकिन जो सुरक्षा की जो बात की है, इसमें व्यापारी वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा खुश है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे बड़ी एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी व्यापारी व्यापार करने बाहर से नहीं आता है और महिला सुरक्षित नहीं है। पिछली सरकारों की बात उन्होंने कही थी, लेकिन इस सरकार में उन्होंने कहा कि कई ऐसे उद्योग हैं जो उत्तर प्रदेश के अलावा भारतवर्ष से अलग के अलावा और दूसरे देशों से भी लोग अपना व्यापार करने, अपनी फैक्ट्रियां लगाने जो है उत्तर प्रदेश की जमीनों को चुन रहे हैं और चिन्हित कर रहे हैं। यहाँ पे उनको एक ग्रोथ दिख रही है व्यापार में। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बजट जो ये वाला आया है ये अच्छा है। व्यापारियों में उत्साह है, गृहिणियों में उत्साह है, और जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनमें उत्साह है, जो छात्र छात्राएं हैं उनमें भी उत्साह है इस बात को लेकर, क्योंकि उनके अंदर एक मन के अंदर ये है कि कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर भी जो अच्छी चीजें, अच्छी बातें और अच्छे बजट को लेकर यहाँ पे पेश किया गया है। महिलाओं में भी अच्छी बातें हैं, क्योंकि महिला जो है वो सुरक्षित अपने आप को शायद महसूस कर रही है, उनका कहना भी, क्योंकि कई महिलाओं से जब बिल्कुल कुल मिलाकर के इसी पर फिर से एक बार योगी 2.0 यूपी में फिर से राज कर रही है, एक बार फिर से योगी सरकार बनी है महिला सुरक्षा को लेकर के। तो आपको बता दें जिस तरीके से लगातार हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं, चर्चा जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा जारी हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/